हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद उसका चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको यूरोप में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है उसका मैं थ्योरी आपको बताऊंगा, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैं आपको पहले इतिहास की कुछ जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अगर क्लास 10th में हैं तो 10th के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सके और 2025 के बोर्ड एग्जाम में उनका हिस्ट्री मजबूत हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इतिहास इतिहास जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है जो इति और हास। इति और हास से मिलकर इतिहास बना है, जिसमें जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा अवश्य हुआ हो, और हास हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा। यानी इति और हास का मतलब होता है कि ऐसा घटना अवश्य हुआ होगा। जब भी अगर हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इतिहास में वह घटना हुआ होगा, तभी तो हम इतिहास को पढ़ते हैं। अब जैसे देख लीजिए, अगर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला नहीं होता तो उसके बारे में आज हम इतिहास के बारे में नहीं पढ़ते। अंग्रेज आज भारत पर अधिकार नहीं किया होता तो आज हम उसे इतिहास में नहीं पढ़ते। नालंदा को अगर नहीं जलाया जाता तो आज हम उसके इतिहास के बारे में नहीं पढ़ते कि उसको कैसे जलाया गया। तो इसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास इतिहास के बारे में थोड़ा और अधिक और थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो जानिए, अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब जो बीत चुका है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। आज से हजारों साल पहले, 2000, 500 इतना साल पहले का जो घटना घटित हुआ था, जिसका साक्ष्य अभी वर्तमान में स्थित है, उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाले थे। इतिहास का पिता, देखिए, इतिहास तो ऐसे नहीं आ गया होगा। इतिहास के बारे में तो हमें ऐसे पता नहीं हुआ, इसका तो कोई ना कोई तो जनक जरूर होगा। तो इसके इतिहास के पिता हेरोडोटस 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 जी थे, जिन्होंने इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व को इतिहास के बारे में बताया, संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में पता लगाया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जो इतिहास के पिता हेरोडोटस जी हैं, उन्होंने पहले, जो कि यूनान के रहने वाले थे, इन्होंने पहले जो घटा उसके बारे में जानकारी ली, इतिहास क्या होता है। उसके बाद फुल जानकारी लेने के बाद इन्होंने अपन जो कुछ भी जाना हुए विश्व के सामने प्रस्तुत किया। तो इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। जैसे कि हम जान लेते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और मगध की इतिहास जानना हो तो हमें चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र पढ़ना की रचना पढ़ना पड़ता है। ये अगर हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, मगध जिसे वर्तमान समय में पाटलिपुत्र कहते हैं, उसके बारे में अगर हमें इतिहास के बारे में पढ़ना है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो हमें जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, उसकी रचना को पढ़ना होगा। तभी जाकर हमें चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और मगध का इतिहास के बारे में पता लग पाएगा। उसके बाद है इतिहासकार।
क्वेश्चन टॉपिक है कि इतिहासकार किसे कहते हैं। जो इतिहास का अध्ययन अध्ययन करता हो उसे इतिहासकार करता हो लिखा करता होगा करता हो जो इतिहास का अध्ययन करता हो उसे इतिहासकार कहते हैं। जैसे विज्ञान का जो अध्ययन करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, उसी तरह जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। तो उसी में से एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस कृष्ण नमन। इनके अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। डॉक्टर एस कृष्ण नमन जी कहते हैं कि इतिहास जो है ना वो अतीत यानी जो बीत चुका है और जो वर्तमान समय जो चल रहा है उसके बीच में जो घटना घटित हुई थी, जो समय था, उसी को ही इतिहास कहते हैं। देखिए कुछ चीज आप जान लीजिए। पहला भूतकाल आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे होंगे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल को 3 भागों में बांटा गया, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? तो जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। उसके बाद वर्तमान काल जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य भविष्य किसे कहते हैं? जो आगे जाकर आने घटना घटित होगा या आने वाला जो होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। इस किताब में हम जो हिस्ट्री का जो किताब है, इस किताब में हम 14वीं शताब्दी से पढ़ेंगे। आपको शताब्दी शताब्दी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? शताब्दी का मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको पता है? अच्छा, शताब्दी में कितने साल होता है? तो शताब्दी में 100 साल होता है। जैसे कि अगर अभी वर्तमान समय जैसे अभी वर्तमान समय में कौन सा शताब्दी है? तो 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी है। अब अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये तो 2020 है तो 21वीं शताब्दी कैसे है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2000 से लेकर 2099 तक को 21वीं शताब्दी कहा जाता है। 2000 से लेकर 2099 ईस्वी तक जितना भी डेट आएगा उसे 21वीं शताब्दी के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद जब 2100 ईस्वी आ जाएगा तो उसे 22वीं शताब्दी कहा जाता है। उसी तरह इसमें है 14वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी में क्या होगा? तो 14वीं शताब्दी में 1300 से लेकर 1399 ईस्वी के के बीच के समय को ही 14वीं शताब्दी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शताब्दी किसे कहते हैं, क्योंकि शताब्दी आपको एसएसटी में शताब्दी के बारे में बहुत ही अधिक पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आपको शताब्दी के बारे में पता होना चाहिए कि शताब्दी क्या होता है। अच्छा, दशक दशक क्या होता है? दशक में कितने साल होते हैं? तो आपको हम बता देते हैं कि दशक में 10 साल होता है। 10 साल बराबर एक दशक होता है। इसको आप याद रखिएगा। बस आज बस इतिहास का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं और पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यह वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, 3 से 4 पार्ट आएगा। उसके बाद हमारा लेसन हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप सभी को पता होगा यूरोप क्या है।
तो यूरोप एक महादेश है, तो आप सभी को पता होगा यूरोप क्या है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो इसी के बारे में हम पहले आपको बता देते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या है? जो व्यक्ति अपने देश के प्रति लगाव रखता है, देश से प्रेम करता है, देश के लिए जान देने को तैयार है, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। सीधा इसका मतलब समझते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति अधिक लगाव हो, अपना देश का मान सम्मान ऊंचा करता हो, अपने देश के लिए जान भी देने को तैयार हो, अपने देश की रक्षा करता हो, अपने देश के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता हो, तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। उसके बाद है उसी में से पहला टॉपिक, ये सब जो भावना जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अंतर अंतर अंदर देश प्रेम की भावना हो, अपने देश के प्रति अधिक लगाव हो, अपना देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहता हो, उसके अंदर ये सभी भावना अगर हो, तो उस भावना को राष्ट्रवादी भावना कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रवादी किसे कहते हैं और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, और अगर राष्ट्रवादी पूछा जाएगा तो भी आप लिख दीजिएगा। और या तो MBBI है, ये तो जरूर पूछा जाता है, VBI है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी में यूरोप से शुरू हुआ था। जो राष्ट्रवाद का जो भावना था 19वीं शताब्दी में, मैंने आपको बताया था 19वीं शताब्दी में कितना होगा, तो 1800 से लेकर 1899 ईस्वी के बीच को 19वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इसी के बीच यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुनर्जागरण काल क्या होता है। पुनर्जागरण काल क्या होता है, तो आइए जानते हैं। 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो भी विकास हुआ, जो भी कार्य हुआ और कार्य और आंदोलन हुआ, उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पुनर्जागरण काल क्या होता है। देखिए, पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो भी आंदोलन हुआ, जितने भी विकास हुए, जितने भी कार्य हुए, तो उस कार्य को, उस विकास को, उस आंदोलन को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण काल जब से शुरुआत हुआ, तभी से राष्ट्रवादी भावना का शुरुआत होने लगा। लेकिन उतना अधिक राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न नहीं हुआ। सभी के अंदर उतना राष्ट्रवादी का भावना, अपने देश के प्रति उतना मान सम्मान नहीं जागा था। नोट है, आगे है कि नोट में क्या कर रहा है, पुनर्जागरण काल से ही राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप के फ्रांस गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा फ्रांस में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हुआ था। पुनर्जागरण काल से ही, जब पुनर्जागरण काल हमारा जो 14वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, उसी समय से राष्ट्रवादी भावना का उदय यूरोप के फ्रांस में शुरू हो गया था। लेकिन राष्ट्रवादी का भावना शुरू हो गया था, लेकिन सबसे अधिक राष्ट्रवादी भावना का शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप के फ्रांस में हुआ था।
आप आपके मन में अभी एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर फ्रांस में के लोग अपने देश के प्रति ज़्यादा जागरूक थे और देश के नहीं, भारत के नहीं थे उतना। तो बता देते हैं कि उतना लोग नहीं थे भारत में अपने देश के प्रति जागरूक। सबसे पहले जागरूक फ्रांस के लोग हुए थे, अपने देश के प्रति अधिक लगाव होने लगे थे। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का शुरुआत सबसे पहले फ्रांस यूरोप के एक देश फ्रांस से हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था, तो फ्रांस से। फ्रांस नहीं ऑप्शन रहेगा तो यूरोप रहेगा, तो आप यूरोप मार दीजिए, या फ्रांस रहेगा तो फ्रांस में मार दीजिएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रवाद का जो सबसे तेजी से राष्ट्रवाद का भावना उदय होने लगा था, तो उसका शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए तो इसको 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत को कहा था, क्योंकि 1789 है तो 90 के करीब, 100 के करीब है, इसीलिए कहा गया। 1789 में जो राष्ट्रवादी का भावना फ्रांस में उत्पन्न हुआ था, तो उस समय से पहले की स्थिति क्या थी, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पहला है, फ्रांस में ईसाई धर्म के लोग रहते थे। फ्रांस जो एक देश है, उसमें ईसाई धर्म के लोग मानते थे। जिस तरह से भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य और धर्म रहते थे, और पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म रहते हैं, नेपाल में बौद्ध और हिंदू धर्म रहते हैं, उसी तरह फ्रांस में ईसाई धर्म सब का बोलबाला था। जिस 1889 ईस्वी में जब यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ, तो उस वक्त फ्रांस के जो राजा थे वे लुई 16वां थे। इनका लुई नाम था 16वां इसलिए पड़ा क्योंकि ये 16वां राजा थे, इसीलिए इनका नाम लुई 16वां पड़ा था। उसके बाद लुई 16वां बुर्बो राजवंश के थे। लुई 16वां जो थे वे बुर्बो राजवंश के थे। राजवंश के 16वां राजा थे, इसीलिए इनका नाम लुई 16वां पड़ा। देखिए, राजवंश आप अगर नहीं समझते होंगे तो आपको बता देता हूँ। जैसे आप श्री राम का राजवंश जानते होंगे, उनका रघुकुल था, और श्री कृष्ण का यदुकुल था, तो उसी को राजवंश कहते हैं। उसी तरह लुई सोलामा का बुर्बो राजवंश था। लुई सोलामा एक निरंकुशवादी राजा था। लुई सोलामा एक निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी राजा अगर नहीं समझते हैं तो आप इसको आसान भाषा में समझिए, भ्रष्टाचार राजा था। भ्रष्टाचार मतलब कि ये जो राजा था वो सिर्फ अपने से मतलब रखता था, अपने परिवार से। हाँ, राजा बन गया था लेकिन प्रजा पर ध्यान नहीं देता था, तो इसीलिए लुई सोलामा को निरंकुश राजा कहा जाता था। लुई सोलामा ने अपने शासनकाल में एक व्यवस्था लाया जिसे सामंती व्यवस्था कहते हैं। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, तो आइए जानते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि तो किसान का होता था। इस व्यवस्था देखिए, जब लुई सोलामा का शासन था, तो उस समय एक व्यवस्था लाया गया था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि भूमि भूमि तो किसान का होता था, लेकिन उस भूमि का मालिक सामंत होता था। किसान उस भूमि पर फसल को उपजाते थे, मेहनत करके उस भूमि पर फसल को उपजाते थे, लेकिन उस फसल को सामंत जबरदस्ती लेकर राजा को दे देते थे, और 10 से 20 किलो 50 किलो के आसपास अनाज सिर्फ किसान को देते थे। जिससे यह हुआ कि वहां पर भुखमरी आने लगा, राजा के प्रति किसानों को गुस्सा आने लगा, तो इसी को सामंती व्यवस्था कहते हैं। बस आप इसको लिख दीजिएगा। अगर पूछेगा सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि लुई सोलामा के शासनकाल में फ्रांस में एक व्यवस्था लाया गया था, जिसमें जमीन तो किसान का होता था, लेकिन मालिक सामंत होता था, और किसान उस पर फसल को उगाते थे, और उस फसल को उगाते थे, लेकिन उस फसल को सामंत जबरदस्ती किसान से लेकर राजा को दे देते थे, तो इसी को सामंती व्यवस्था कहते हैं।
सामंती व्यवस्था बहुत खराब एक व्यवस्था था, इसीलिए लुईस सलामा पर सभी यूरोपवासी गुस्सा थे। आगे आगे है नोट में है, जो पढ़े लिखे लोग थे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए फ्रांस के सभी लोगों को एकजुट करके सभी को बतलाने लगे कि फ्रांस में कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे, कुछ मूर्ख भी लोग थे, क्योंकि उस समय उतना पढ़ाई लिखाई का विकास नहीं हुआ था, तो कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन जो अनपढ़ लोग थे उनको इन सब से कोई मतलब नहीं था कि राष्ट्रवाद क्या, हमें देश को आज़ाद कराना है, लुईस सलामा को हटाना है। उनको जो अनपढ़ थे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उनको अब लुईस सलामा को शासन से हटाना था और फ्रांस को आज़ाद कराना था, और फ्रांस जो कई टुकड़ों में बटा था उसे एक करना था। तो इसके लिए उन्होंने फ्रांस में जितने भी लोग थे उनको समझाने लगे कि पहला में ये जो तुम्हारा भूमि है, ये भूमि है तुम्हारा पैतृक भूमि है, जिस भूमि पर जो किसान फसल उगाते थे और फसल को सीमांत ले जाते थे, तो इनसे गुस्सा होकर जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने किसान को समझाया कि यह जो तुम्हारा भूमि है वह पैतृक है, तुम्हारा बाप दादा ने इस भूमि को दिया है, ना कि राजा ने दिया है। तो इस भूमि पर जो भी फसल होगा वो तुम्हारा होगा, ना कि राजा का होगा, ना कि सीमांत का होगा। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने लगे जो पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद दूसरा बात बोले कि इस देश का आप सब नागरिक हो तब इतना अत्याचार हो रहा है। लोगों को कहते, जो मूर्ख लोग थे और जो फ्रांस के लोग थे वे उनको कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग कि देखिए आप फ्रांस के लोग हैं लेकिन आप पर भी अत्याचार हो रहा है। जो फ्रांस से बाहर है, बाहर के लोग अगर फ्रांस में आएंगे तो उन पर कितना अत्याचार होगा। तो सोचिए, इस सरकार को हटाइए और फ्रांस को एक कीजिए और एकजुट होंगे तभी हमारा फ्रांस हमारा फ्रांस का एकीकरण हो पाएगा। उसके बाद तीसरा है, फ्रांस कई भाग में बांटा गया था, सभी को एक करना था। देखिए मानिए ये फ्रांस है, कुछ कुछ राज्य यहाँ, कुछ राज्य यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ है और यहाँ यहाँ है, और सभी का झंडा अलग है, सभी अलग अलग है। ये इसको नहीं देखना चाहता, ये इसको नहीं देखना चाहता, ये इसको नहीं देखना चाहता, ये इसको नहीं देखना चाहता। सभी जितने भी राज्य थे सभी का एक एक राजा था, और सभी एक राज्य दूसरे राज्य को देखना नहीं चाहता था जो फ्रांस के अंदर था। फ्रांस को कई भागों में बांटा था, तो जितने भी भाग थे सभी फ्रांस में जितने भी लोग थे उनको बोले कि हमें अगर लुईस सोलहवां को शासन से हटाना है और हमें फ्रांस का अगर बचाना है तो सभी को एक होना पड़ेगा, तभी जाकर फ्रांस का एकीकरण हो पाएगा और लुईस सोलहवां का शासन खत्म हो पाएगा और लुईस सोलहवां हम पर अत्याचार नहीं करेगा। उसके बाद है चौथा, बोले सभी का झंडा एक होना चाहिए। जितने भी फ्रांस में अलग अलग राज्य थे सभी का अलग अलग झंडा था। तो सभी ने तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने सभी लोगों को कहा कि सब फ्रांस का एक झंडा होना चाहिए, ना कि अलग अलग राज्य का अलग झंडा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तभी जाकर तभी जाकर फ्रांस से लुईस सोलहवां का अत्याचार खत्म हो पाएगा। आगे बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल पार्ट आज इतना ही रहने देते, फिर कल हम आपको पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर जानेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 से 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अबे यार, हम वीडियो को द एंड करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहीं पर आज रहने देते हैं। और जाने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हम और चैनल पर
चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि वे भी क्लास 10th में अगर हैं तो क्लास 10th के जो हिस्ट्री का तैयारी अच्छा से कर सके, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में उनका हिस्ट्री में कोई भी कमजोरी ना रहे, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में उन्हें सोशल साइंस यानी एसएसटी में भी उनको अच्छा नंबर प्राप्त हो, 95+ नंबर प्राप्त हो। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय।